हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। टीचर विवान से कहता है, जब इस क्लास में थे तब तो कभी क्लास के अंदर आए नहीं तुम। ये सुनते ही पलक को बहुत तेज हंसी आ जाती है। विवान चिढ़ जाता है उसकी हंसी से। टीचर आगे कहता है, चलो तुमने तो पढ़ना है नहीं, बाकी बच्चे तो यहाँ पढ़ने आए हैं, तुम बैठो जहाँ बैठना है, क्योंकि बदतमीज़ तो तुम शुरू से ही थे। पलक अपनी गर्दन झुकाकर मुस्कुराते हुए कहती है, पहली बार किसी की इतनी तारीफ सुनी है। विवान को उसकी बात पर और भी गुस्सा आ जाता है। टीचर बोर्ड पर कुछ लिखने लगते हैं। सभी अपनी अपनी बुक खोलते हैं। पलक भी अपनी बुक खोलती है और जैसे ही बुक खोलती है, विवान एकदम से उसकी बुक के 2 पेज फाड़ देता है। दोनों का अलग अलग गोला बनाता है। एक मारता है टीचर के सर पर और एक रख देता है पलक के हाथ में। ये सब इतना जल्दी होता है कि पलक को कुछ समझ नहीं आता। टीचर गुस्से से पीछे पलटते हुए कहता है, किसकी बदतमीजी है ये? विवान अनजान बनते हुए कहता है, क्या हुआ सर? फिर पलक की तरफ देखकर कहता है, अरे ये आप क्या कर रही हैं? सर ये लड़की। सर कहते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? टीचर से बदतमीजी करती हो। पलक कहती है, बट सर मैंने कुछ नहीं किया है। टीचर उसके पास आते हुए कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? और ये देखो तुम्हारी बुक के पेज फटे हुए हैं। पलक कहती है, पर सर ये मैंने। टीचर कहता है, शट अप, एक तो गलती करती हो, ऊपर से मुंह चलाती हो, गेट आउट। पलक कुछ बोलने वाली होती है कि बीच में ही टीचर कहता है, अगर तुम क्लास से बाहर नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा। पलक गुस्से से अपनी बुक्स उठाती है और विवान को घूरते हुए क्लास से बाहर चली जाती है। विवान के फेस पर शैतानी हंसी आ जाती है और वो मन में कहता है, ये तो शुरुआत है मिस पलक। पलक वहाँ से सीधे कैंटीन में चली जाती है। उसका सर दर्द करने लग गया था। वो अपने लिए एक चाय लेकर बैठ जाती है। कॉलेज में विवान के ग्रुप के अलावा एक और ग्रुप था। वो था राहुल का। राहुल एक नंबर का घटिया आदमी था। कॉलेज में हर लड़की को परेशान करना, उसे छेड़ना उसके लिए आम बात थी। पलक बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपनी चाय पी रही थी। राहुल उसे ही देख रहा था। उसके छिछोरे दोस्त भी उसके साथ ही थे। राहुल कहता है, चाय छोड़कर जरा इधर भी देख लो, हम तरस रहे हैं आपका एक दीदार पाने के लिए। पलक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, ना ही कुछ बोलती है। विवान भी कैंटीन में आता है और राहुल की बकवास बातें सुन लेता है। विवान की और राहुल की जरा भी नहीं बनती थी। विवान एक एक कदम चलता हुआ पलक के सामने जाकर बैठ जाता है। विवान को देखकर राहुल और उसके दोस्त उठकर बाहर चले जाते हैं। पलक नजरें उठाकर विवान की तरफ देखती है, फिर चाय का कप रखकर वहां से जाने लगती है। पीछे से विवान कहता है, मुझे तो चाटा चिपका दिया था तुमने, और उस राहुल की बकवास चुपचाप सुन ली। वाओ। पलक उसके पास आकर कहती है, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उसकी बात का? विवान कोई जवाब नहीं दे पाता। पलक बाहर चली जाती है। विवान मन में कहता है, हाँ सही में मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोई उसके कंधे पर आकर हाथ रखता है, जिससे वो अतीत से बाहर आता है और पीछे मुड़कर देखता है। पीछे सिस्टर थी। सिस्टर कहती है, ये फॉर्म फिल कर दीजिए। विवान फॉर्म फिल करने के बाद नज़र घुमाकर चारों तरफ देखता है तो उसे आरफ कहीं नज़र नहीं आता। वो मन में कहता है, ये आरफ कहाँ गया? विवान कहता है, सिस्टर वो आईसीयू के बाहर जो मेरा भाई था वो कहाँ गया? सिस्टर कहती है, पता नहीं, जब मैं आई वहाँ कोई नहीं था। विवान को बहुत घबराहट होने लगती है। वो जल्दी से बाहर जाता है और आरफ का नाम चिल्लाता है, पर आरफ कहीं नहीं था। विवान के मन में सैकड़ों बुरे विचार दौड़ने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे आरफ को। वो बाहर गार्ड से जाकर पूछता है, आपने अभी किसी को यहाँ से बाहर जाते देखा? उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी जो खून से सनी हुई थी। गार्ड अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है, मैंने इतना तो ध्यान नहीं दिया, बहुत लोग इधर से निकलते हैं, पर एक लड़का यहाँ से गया था जिसे बिल्कुल होश नहीं था। जाते जाते किसी गाड़ी से भी टकराया वो। मैंने बहुत आवाज़ें भी लगाई पर सुना नहीं उसने। विवान कहता है, किस तरफ गया था वो? वो बेचैनी से पूछ रहा था। गार्ड कहता है, अब ये तो नहीं पता मुझे। विवान जल्दी से मेन गेट से बाहर जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। वो जोर से चिल्लाता है, आरफ। फिर उसका ध्यान सड़क पर पड़े खून के छींटों पर जाता है। इस तरफ गया होगा वो।
विवान भागकर उस तरफ जाता है और साथ साथ वो आरव को आवाज़ें भी लगा रहा था। कुछ दूरी पर जाकर वो देखता है कि आरव सड़क के बीचों बीच चलता ही जा रहा है। कोई होश नहीं है उसे। उसके आसपास के सैकड़ों गाड़ियां तेजी से निकल रही है। आरव जमीन को घूरता हुआ बस आगे चला ही जा रहा था, इस बात से अनजान कि सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी। विवान पीछे से चिल्लाता है, आरव, पर आरव को कोई होश नहीं था। विवान तेजी से उसकी तरफ भागता है। ट्रक आरव के और भी करीब आ गया था, लेकिन विवान एकदम से आरव को साइड में खींच लेता है और एक चाटा मारता है उसके गालों पर और कहता है, पागल हो गया है क्या तू? ये क्या कर रहा था? आरव, जिसे अभी भी कोई होश नहीं था, वो बस एक जिंदा लाश की तरह खड़ा था। विवान उसको झटके देते हुए कहता है, आरव। आरव अब भी जमीन को देख रहा था। आरव बेसुध सा बोलता है, मैं बलात्कारी हूँ। वो फिर से कहता है, मैं बलात्कारी हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं एक बलात्कारी हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। वो बस अपनी सुध-बुध गवाकर बस यही बातें दोहराता रहता है और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। विवान से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, मन रो रहा था उसका। विवान मन में कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। उसके अंदर से बस यही आवाज़ें आ रही थी। फिर वो आरव का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, आरव। आरव उसके हाथ झटकते हुए कहता है, हाथ मत लगा मुझे, मैं बहुत गंदा हूँ, एक रेपिस्ट हूँ, एक बलात्कारी। सुना तूने? मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। ये कहकर वो रोने लगता है। विवान उसको संभालने की कोशिश कर रहा था, पर आरव को कोई होश नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो वो सब घूम रहा था जो उसने नैना के साथ किया था। आरव धीरे धीरे कहता है, मैंने अपनी मोहब्बत के साथ, अपने प्यार के साथ इतना गिर गया मैं। फिर विवान की तरफ देखकर कहता है, क्यों मैंने उसकी बात नहीं सुनी? क्यों उसको बोलने का मौका नहीं दिया मैंने? कैसे कर गया मैं ऐसा? क्या फ़र्क रह गया है रॉय और मुझ में? जब उसे जीने का कोई हक नहीं है तो मुझे भी नहीं है, मर जाना चाहिए मुझे भी। ये कहकर वो वहीं बैठकर रोने लगता है। विवान उसे संभालते हुए कहता है, आरव, संभाल खुद को, अभी हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, क्या पता नैना को होश आ गया हो। आरव कहता है, कैसे सामना करूंगा मैं उसकी नज़रों का? किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा? कैसे नज़रें मिला पाऊंगा उससे, जब मैं खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ? ये कैसा बदला लिया मैंने? एक औरत के आत्मसम्मान के लिए किसी दूसरी औरत का सम्मान छीन लिया मैंने। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा गुनाह कैसे कर गया मैं? क्या जवाब दूंगा अपनी माँ को? आरव की आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द, कंपन, पछतावा साफ झलक रहा था। यही हाल विवान का भी था। अंदर ही अंदर घुट रहा था वो। फर्क इतना था कि आरव अपना दर्द बयान कर रहा था और विवान वो भी नहीं कर पा रहा था। बस वो हर चीज़ का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था। बड़ी मुश्किल से विवान आरव को खड़ा करता है और हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाता है। आरव पूरे रास्ते बस यही कहता है, मैं बलात्कारी हूँ, गुनहगार हूँ। उसकी हालत देखकर विवान की आंखें नम हो जाती है। कुछ देर में विवान आरव को अंदर लेकर जाता है और एक कुर्सी पर बिठाता है और उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर आरव पानी नहीं पीता और वहाँ से उठकर फिर आईसीयू के बाहर जाकर नैना को देखने लगता है, जो अब भी बेजान सी पड़ी थी। विवान आरव को देखते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है और किसी अपराधी की तरह सर झुका लेता है। मोहन भी वहीं था, लेकिन वो दोनों से बात नहीं कर रहा था। रात गहरा जाती है। सबके लिए एक एक पल काटना भारी पड़ रहा था। अभी तक ना तो पलक को होश आया था और ना ही नैना को। 48 घंटों में से 24 घंटे बीत गए थे। पलक को अब हल्का हल्का होश आ रहा था। विवान उसके कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर आकर पलक को चेक करते हैं। पलक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। विवान भी वहीं खड़ा था। पलक धीरे धीरे डॉक्टर से कहती है, मेरी बहन। डॉक्टर विवान की तरफ देखते हैं, फिर पलक की तरफ देखकर कहते हैं, अभी आप आराम कीजिए। पलक वहाँ से उठते हुए कहती है, मुझे बताइए मेरी बहन कहाँ है। डॉक्टर विवान को पलक को संभालने का इशारा करके बाहर चले जाते हैं। विवान उसे कंधे से पकड़ते हुए कहता है, तुम आराम करो, बाकी बातें। पलक बीच में ही उसके हाथ झटक कर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ जाती है। विवान भी उसके पीछे जाता है। पलक का ध्यान आईसीयू के बाहर खड़े आरव पर पड़ता है। वो भी धीरे धीरे उस तरफ चलने लगती है।
विवान भी पीछे ही था। वो जानता था पलक नहीं रुकेगी। मोहन भी उठकर उसके पीछे जाता है। पलक आरव के बराबर में खड़ी होकर कांच के दरवाजे में से नैना को देखती है और नैना को देखकर दिल धक सा रह जाता है उसका। आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। विवान उसके कंधे पर हाथ रखता है। पलक एकदम से पीछे पलटती है और बेहद गुस्से से चाटा मारती है विवान को। विवान जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा। पलक उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, आज मेरी बहन की जो भी हालत है ना, उस सब के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। फिर आरव की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जितना ये आदमी गुनहगार है उससे कई ज़्यादा गुनहगार तुम हो। विवान की आंखें नम हो जाती है और वो अपनी गर्दन झुका लेता है। पलक आरव को अपनी तरफ घुमा कर कहती है, और तुम मिस्टर आरव राठौर मोहब्बत कर सकते हो लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? बहुत गुस्सा आता है तुम्हें? इतना कि अपने प्यार के साथ और इतना सब करने के बाद दोनों बेशर्मों की तरह यहाँ खड़े हो। डूब मरना चाहिए तुम दोनों को। मोहन उसको शांत करने की कोशिश करता है पर पलक उसकी एक नहीं सुन रही थी। फिर आरव की तरफ देखकर कहती है, शर्म नहीं आई तुम्हें? बस ये देखा कि वो रॉय की बेटी है और ले लिया उससे बदला, पर यह ध्यान नहीं किया कि हर चीज़ से पहले वो एक लड़की है, चाहे वो रॉय की बेटी ही क्यों ना होती। फिर भी ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आरव उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और देता भी कैसे। पलक बेहद गुस्से से कहती है, अब क्यों खड़े हो यहाँ पर? इंतज़ार कर रहे हो कि कब नैना ठीक होगी और कब तुम उसके साथ फिर से? चलो वो ना सही, उसकी बहन तो है, करो मेरे साथ जो करना है। उतारो मेरे कपड़े। वो आरव के हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखते हुए कहती है। आरव उससे 2 कदम दूर होते हुए कहता है, नहीं। पलक कहती है, क्या नहीं? तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? दुनिया के सामने जो महान बनते हो ना तुम, जो बना रखा है तुमने बड़ा सा सरस्वती भवन, बंद कर दो उसे। चाहे कितनी जिंदगियां बचाई तुमने, पर किसी एक की इज्जत को तार तार करके सब कुछ गवा दिया है तुमने। मर जाना चाहिए तुम्हें। विवान बीच में ही कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। पलक विवान की तरफ देखकर कहती है, हाँ तुम भी बराबर के हकदार हो। तुमने रेप नहीं किया लेकिन करवाया तो है ना, साथ दिया है तुमने इस आदमी का। अब अपने इस घटिया भाई को लो और चलते बनो यहाँ से, इससे पहले कि नैना को होश आए और वो तुम दोनों की गंदी शक्लें देखे। दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी सांस फूलने लगी थी। मोहन उसको चुप करवाता है और कुर्सी पर बिठाता है। पलक के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो रोते हुए कहती है, इन दोनों की वजह से मेरी बहन। आंसू तो आरव और विवान के भी नहीं रुक रहे थे। आरव वापस गेट के पास खड़े होकर नैना को देखने लगता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सबकी टेंशन बढ़ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। डॉक्टर बीच बीच में आकर नैना को चेक करते थे और हर बार कहते थे, देखिए वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है, उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है। उनकी तरफ से ऐसा लगता है वो जीना ही नहीं चाहती, जीने की इच्छा खत्म हो गई है उनकी। हमसे जो हो सकता था हमने किया, बाकी सब भगवान की मर्जी है। डॉक्टर साफ साफ ना कहकर भी बोल गए थे कि नैना के बचने के चांस बहुत कम है। सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और सबकी ही आंखें नम थी। आरव एक पल के लिए भी दरवाजे से हिला नहीं था। सब मन ही मन भगवान से दुआ कर रहे थे कि नैना को कुछ ना हो। सिर्फ 1 घंटा बचा था। अगर अब भी नैना को होश नहीं आया तो? आरव नम आंखों से उसे देखते हुए मन में कहता है, और किसी के लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए तो उठ जाओ, बस एक बार। तभी सिस्टर नैना को चेक करने के लिए अंदर जाती है और अंदर जाकर वो देखती है कि नैना की उंगलियां हल्की हल्की हिल रही है। सिस्टर जल्दी से बाहर जाकर कहती है, लगता है पेशेंट को होश आ रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। नैना के जागने के बाद उसका रिएक्शन क्या होने वाला है आरव को देखकर। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।